आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान साहित्य के बारे में बात करेंगे। गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि गाय को अपने द्वार तक लाने की चाह में होरी अपना सब कुछ लुटा देता। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? डिस्गस्टिंग। हेलो हेलो हेलो, कौन है जो इतनी मिस कॉल दे रहा है? पता नहीं यार। हेलो 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 हेलो। एक पति पत्नी जिनके रिश्ते की दरारें साफ नजर आने लगी थी। कुछ था जो दोनों को परेशान कर रहा था, या शायद दोनों एक दूसरे से ही परेशान थे। विशाल, बेटा फॉग के साथ नहीं खेलते। रचना, हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। फिर से जिंदगी की शुरुआत करें, एक नए सिरे से जीते। बस खुशी होनी चाहिए। सही कह रहे थे। कितनी बार समझाया विशाल, फॉग के साथ नहीं खेलते ना बेटा। साफ करके दे रही हूँ। अर्पिता जी, चाबी चाहिए थी। रचना कहीं गई है शायद। हाँ, आपका विशाल भी यही है। रचना तो आज विशाल को लेने स्कूल भी नहीं आई थी। क्या? और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। विशाल ने खाना खा लिया है और वो काजल के साथ ही खेल रहा है। पर रचना बिना बताए तो कहीं जाती नहीं। और सुबह 11:30 बजे मेरी उससे बात हुई। बेटा विशाल,
मामा ने स्कूल के लिए ड्रॉप करते वक्त आपसे कुछ कहा था? कहाँ जा रही हैं या और कुछ? नहीं पापा। पापा, मम्मी कहाँ चले गई? पता नहीं बेटा, हो सकता है नाना जी के घर गई हो। हेलो। हेलो पापा, मैं संजीव बोल रहा हूँ। हाँ संजू बेटा, बोलो कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा। रचना वहीं है आज? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, वो रचना बाहर गई है, वो भी बिना बताए, तो मुझे लगा शायद आपके पास आ गई होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लेता हूँ। क्या हुआ? संजीव का फोन था, रचना कहीं चली गई है, कुछ बता कर नहीं गई है। ऐसे कहाँ चली गई रचना? अरे वही तो पता नहीं है, तभी तो उसने फोन किया। पापा, मम्मी कहाँ है? बेटा वो नाना जी क्या गए हैं, आ जाएंगे। पर अभी अभी तो आपने नाना जी से कहा कि मैं देख लेता हूँ। बेटा मम्मा आ जाएगी, आप खाना खाओ। पति पत्नी के रिश्ते में अनबन थी, ये साफ था। और रचना एक दिन अचानक बिना कुछ बताए घर से चली गई। क्या वो अपनी मर्जी से गई थी? क्या वो कभी लौटने वाली थी? The number you have called is currently switched off. पापा। हाँ बेटा। पापा, मम्मी हमको छोड़कर चले गई। नहीं बेटा, मम्मा ऐसा क्यों करेगी? कहीं काम में फंस गई होगी। चलो अभी आप सो जाओ, मम्मा सुबह तक आ जाएगी। चलो आंखें बंद करो, सुबह स्कूल भी तो जाना है। The number you have called is currently switched off. मैं जा रही हूँ, थक चुकी हूँ हमारे रिश्ते से। हम क्यों साथ जी रहे हैं पता नहीं, कब तक ऐसे खुद को घसीटते हुए जीऊँ। बेहतर है नई ज़िंदगी शुरू करूँ, और वो नई ज़िंदगी मुझे नज़र आ रही है। मेरी खुशियाँ मुझे बुला रही है। मुझे जो प्यार करता है वो मिल गया है, उसके साथ नई शुरुआत करूँगी। माफ़ी नहीं मांगूंगी आपसे, क्योंकि जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। कोई अफसोस नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं कि कहूँ माफ़ कर दीजिए। हो सके तो मुझे भूल जाइए। रचना। प्रोफेसर साहब, इस चिट्ठी से साफ लग रहा है कि आपकी बीवी अपनी मर्जी से गई है। सर रचना ऐसा कभी नहीं कर सकती। सर हमारा एक छोटा सा बच्चा है, वो क्यों करेगी ऐसा? ये हैंडराइटिंग उनकी है। प्रोफेसर साहब, ये हैंडराइटिंग और ये साइन आपकी पत्नी की है। हाँ सर, लेकिन सर वो ऐसा नहीं कर सकती। आप दोनों में कोई झगड़ा या अनबन? सर झगड़ा किस पति पत्नी में नहीं होता है। मानता हूँ हमारे बीच में कभी कभी अनबन हो जाती थी, बहस होती थी। सर हर घर में ऐसा होता है, लेकिन छोटे छोटे डिफरेंसेस की वजह से कोई घर छोड़कर नहीं चला जाता सर। देखिए प्रोफेसर साहब, हमें तो लग रहा है कि आपकी बीवी अपनी मर्जी से गई है, पर आप इतना कह रहे हैं तो हम एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं, देखते क्या हो सकता है। Number you have called is currently switched off. पापा, मम्मी आज भी नहीं आई। आ जाएगी बेटा, सचमुच में किसी जरूरी काम में फंस गई होगी। पर मम्मा ने कोई फोन भी नहीं किया। आ जाएंगी,
फ़ोन भी ज़रूर करेंगे। आप प्लीज़ खाना खा लो। क्या करूं मैं? कब तक विशाल से झूठ बोलता रहूं कि उसकी माँ आ जाएगी? नहीं, मेरी बेटी अपना घर बार छोड़कर और किसी के साथ नहीं जा सकती। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि रचना कभी ऐसा नहीं कर सकती, और किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं, वो नहीं जा सकती हो। क्या उस चिट्ठी पे किसी का नाम लिखा है? नहीं, पर मुझे तो लगता है वो चिट्ठी रचना ने लिखी नहीं है। नहीं लिखी रचना ने, नहीं लिखी। दोनों के बीच कुछ खास बनती नहीं थी, पर ऐसा तो कभी नहीं लगा कि रचना किसी और के साथ। नहीं सर, ऐसी कोई बात मेरी नजर में तो कभी नहीं आई। तो फिर किस बात को लेकर होते थे उनके बीच झगड़े? इतना कौन तांग झांक करता है सर। और फिर मैंने सोचा हर घर में थाली कटोरी की आवाज तो आती ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन प्यार व्यार का चक्कर होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। रचना के फोन पर आखिरी कॉल उसके पति संजीव का ही था। हाँ सर, मैंने ही उसको फोन किया था विशाल को ट्यूशन क्लासेस में डालना है या नहीं ये पूछने के लिए। हमारा बेटा तीसरी क्लास में है। मैं ट्यूशन क्लासेस के खिलाफ था, लेकिन रचना अपनी बात पर अड़ी हुई थी। फोन के आखिरी लोकेशन क्या थे? महर्षि कर्वे चौक के पास, दोपहर 12:05। उसके बाद उसका सेलफोन स्विच ऑफ हो गया था। सर, सोसाइटी की सिक्योरिटी ने मैडम को किसी के साथ कहीं जाते नहीं देखा। साहब, मेरे सामने तो नहीं गई मैडम जी। 11:30 से 12 के बीच में तू कहाँ था? हो सकता है बाथरूम गया होऊंगा या पंप शुरू करने। ये दो टाइम पर गेट पर कोई नहीं रहता। गावड़े, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये औरत किसी के साथ भाग गई है। शादी के 12 साल बाद प्रोफेसर साहब 23 के थे और वो 20 की थी जब उन दोनों की शादी हुई थी। पर कुछ तो अनबन होगी उन दोनों के बीच में, जिसके बारे में पड़ोसियों को कुछ पता नहीं था। उन्हें सिर्फ आवाज सुनाई देती थी, पर वो असली वजह वो दोनों ही जानते थे। हो सकता है प्रोफेसर की बीवी का किसी के साथ चक्कर हो और इसी वजह से उनमें झगड़े होते होंगे, और प्रोफेसर साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए इस बात को सबसे छुपा रहे हैं। हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। फिर से जिंदगी की शुरुआत करते, एक नए सिरे से जीते। चार दिन बीत चुके थे लेकिन रचना की कोई खबर नहीं थी। संजीव ने दिल ही दिल में इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उसकी पत्नी किसी के साथ चली गई है। हालांकि अब भी ये बात वो सबके सामने स्वीकार नहीं करता था। विशाल बहुत उदास रहने लगा था क्योंकि उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी कोई खबर नहीं थी। और अचानक रचना के घर से जाने के बाद 5वें दिन अरे सतीश जी साहब, जल्दी से माल उतारना। जी। अरे सतीश, बाबू, रामलाल, अरे देखो अंदर बास आ रहा है, जल्दी आओ। देखो देखो कहां से बास आ रहा है। मंगे साहब, हाँ, इधर अंदर से नहीं उधर बाहर से बहुत सड़ेली बास आ रही है साहब। सतीश, रामलाल, इधर आओ। उम्र 30 के करीब होगी। बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। साहब, सारे पुलिस थानों में चेक किया,
कोथरूड पुलिस थाने में एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। औरत का कपड़ा बॉडी के कपड़े से मैच हो रहा है। नहीं सर, ये मेरी रचना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती सर। प्रोफेसर साहब, कपड़े मैच हो रहे हैं पर चेहरा देखिए, बॉडी सड़ चुकी है। मौत 3 दिन पहले हुई है, 72 घंटे हो चुके हैं। प्यार व्यार का चक्कर उल्टा पड़ गया लगता है। सर बैंक अकाउंट भी चेक किया, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं जिस पर शक हो। वो धन के गहने भी वैसे के वैसे ही हैं। एक काम करो गावड़े, रचना का फोन रिकॉर्ड निकलवाओ। अब ये मर्डर केस है, हर छोटी बड़ी चीज को हमें दोबारा गौर से देखना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, ये उन लड़कियों के नंबर है जिनको रचना ने फोन किया था। हो सकता है उन्हें कुछ पता हो, कोई तो वजह होगी, वरना रचना उन लोगों को फोन क्यों करती? आई डोंट नो सर, मैं किसी रचना वर्मा को नहीं जानती। प्रोफेसर संजू वर्मा को जानती हो? हाँ, वो हमारे कॉलेज में पढ़ाते थे, पर अब शायद किसी दूसरे कॉलेज में जा चुके हैं। रचना उनकी पत्नी है। अब बताओ वो तुम्हें क्यों फोन कर रही थी? आई रियली डोंट नो सर। कई बार कुछ ऐसे कॉल्स आते थे, पर मेरे हेलो हेलो का कोई जवाब ही नहीं आता था। हो सकता है वो उन्हीं के कॉल्स हों। पर वो ऐसा क्यों करेगी? अब मुझे क्या पता सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और सर तो सिर्फ हमारे टीचर थे। पता नहीं सर वो क्यों फ़ोन करते थे। प्रोफेसर संजू वर्मा को जानते हो? ऑफ कोर्स सर, वो हमारे कॉलेज के बेस्ट प्रोफेसर थे, फिर वो कॉलेज छोड़कर चले गए। सपना, आदिति, हाँ ये सब मेरे ही स्टूडेंट्स थे। आपकी बीवी ने इनको क्यों फोन किया था? सर क्या कह रहे हैं आप? रचना इन्हें क्यों फोन करेगी? उसका क्या लेना देना मेरे स्टूडेंट से? सर हैंडराइटिंग और सिग्नेचर्स दोनों ही रचना के हैं और दोनों ही परफेक्टली मैच होते हैं। पति पत्नी के बीच किस बात को लेकर अनबन थी? बताया तो सर, नहीं बनती थी हमारी, पर बात इस हद तक जाएगी सोचा भी नहीं था। और ये तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी पत्नी किसी और के साथ अफेयर कर रही होगी। सर हो सकता है आप हमसे कुछ छुपा रहे हो। आपको पता था कि आपकी बीवी का अफेयर है, और जिससे अफेयर था शायद उसी ने आपकी बीवी को मार डाला। वो कौन है प्रोफेसर साहब? पता नहीं, लेकिन मेरी पत्नी वैसी औरत नहीं थी सर। आपकी पत्नी अपनी मर्जी से गई, कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है उन पर। हमने उनके फ़ोन के सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए, इतनी सी भी शक की वजह नज़र नहीं आती। कभी किसी दूसरे के साथ कोई भी बात नहीं हुई उन। अजीब नहीं लगता प्रोफेसर साहब? अफेयर है पर फ़ोन पर कुछ नहीं। वो चिट्ठी लिखती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, पर कहाँ जा रही है ये किसी को पता नहीं। किसके साथ वो चली गई ये किसी को पता नहीं। और फिर पता चलता है कि उनका मर्डर हुआ है। नहीं सर, मेरी पत्नी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था सर। किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था सर। प्रोफेसर साहब के फोन रिकॉर्ड से कुछ पता चला? सर जिस दिन रचना गायब हुई यानी 6 जून को, उस दिन प्रोफेसर साहब कॉलेज में ही थे।
सर क्या आपको लगता है कि इस सब में प्रोफेसर भी इन्वॉल्व है? हो सकता है बीवी को गायब करने में प्रोफेसर साहब का ही हाथ हो। लेकिन सर वो चिट्ठी ऐसी गुत्थी है जो इस केस को उलझा रही है। देखो बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारी मम्मी के जाने की वजह से तुम दुखी हो, पर तुम्हारी मम्मी के साथ क्या हुआ ये पता करने के लिए क्या तुम हमारी मदद करोगे? एक छोटी सी बात बताओगे? उस दिन तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ कहा था। देखो बेटा, आखिरी बार तुमने मम्मी को देखा है। मामा मुझे ड्राइंग क्लासेस के लिए नहीं जाना है। अरे ड्राइंग भी तो सीखना चाहिए, हो सकता है उसमें तुम्हारा टैलेंट हो। लेकिन मम्मा मैं वो घर पे भी कर सकता हूँ ना, और स्कूल में भी ड्राइंग के लिए क्लासेस होती है। मुझे और क्लासेस नहीं जाना है। अच्छा ठीक है, मेरे लिए 1 महीना जाके देखो, अगर पसंद नहीं आया तो छुड़वा देंगे। ओके चलो, अब लेट हो रहा है। मम्मी ने तो सिर्फ ड्राइंग क्लासेस के बारे में बोला था, कहीं जाने वाली है ऐसा नहीं बोला। बेटा, तुम्हारे मम्मी और पापा के बीच में झगड़े होते थे? किस बात को लेकर दोनों झगड़ते थे? रचना, हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते? फिर से जिंदगी की शुरुआत करते, एक नए सिरे से जीते। मम्मी बहुत गुस्सा करती थी पापा पे, हमेशा चिल्लाती थी। पापा बहुत परेशान थे। क्यों गुस्सा करती थी मम्मी बेटा? पापा के मोबाइल फोन को लेकर बहुत झगड़ती थी। उस मोबाइल फोन में ऐसे क्या था बेटा? पता नहीं अंकल। आपकी बीवी आपसे इतना नाराज क्यों थी? सर मेरी कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। कोई एक बात बता सकते हैं आप जो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी? प्रोफेसर साहब, अब तक आपने जितनी भी बातें बताई है उसमें से एक बात 100% सही है। आपकी बीवी का कभी भी किसी से कोई अफेयर नहीं था, फिर भी ये गुत्थी सुलझ नहीं रही है कि उन्होंने वो चिट्ठी क्यों लिखी। जब कोई अफेयर ही नहीं था तो वो ऐसी चिट्ठी छोड़कर गई क्यों? मुझे लगता है प्रोफेसर साहब, जितना भरोसा आपको अपनी बीवी पे था उतना शायद उन्हें आप पे नहीं था। उन्हें शक था कि आपका चक्कर चल रहा है, वो भी आपके स्टूडेंट के साथ। हमने आपके स्टूडेंट्स के फ़ोन डिटेल्स चेक किए, गर्ल स्टूडेंट्स के भी, जिन्होंने आपको मैसेज भेजे थे। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। अच्छा रिश्ता था आपका उन सबसे। आप एक अच्छी टीचर है, इसकी गवाही सभी लोग देते हैं। जो कॉलेज आप छोड़ चुके हैं वहाँ के स्टूडेंट्स, खासकर लड़कियाँ, अभी भी आपके टच में। वो आपकी स्टूडेंट्स कम और दोस्त ज़्यादा लगती है, अपनी पर्सनल बातें आपसे शेयर करती है। कुछ कुछ मैसेजेस तो कुछ ज़्यादा ही खुलकर लिखे गए। रचना, सर वो शक्की हो चली थी। स्टूडेंट्स के जो मैसेज आते थे उनको लेकर अपसेट हो जाती, झगड़ने लग जाती, बेवजह शक करने लगी थी। सर हर वक्त यही सोचती रहती कि मेरा किसी के साथ अफेयर है, जैसे जासूसी कर रही थी। वो सारे मैसेजेस पढ़ती, कब किसका मैसेज आया, कब किसका कॉल आया, मैंने किसको कॉल किया, किसको मैसेज किया। सर वो सब नोट करती थी। सर मैं उसके सवालों से तंग आ चुका था, थक गया था। आखिर में मैंने लड़कियों के नाम अपनी फोन बुक में चेंज कर दिए, उनके नाम की जगह लड़कों के नाम डाल दिए, पर उसका शक जरा भी कम नहीं हुआ। वो एक एक करके सारे नंबर्स लिखती
और उन सभी नंबर पर फोन करती, पता करती थी कि वो लड़के का है या लड़की का। हेलो हेलो हेलो। सर उसने जीना मुश्किल कर दिया था मेरा, और खुद की जिंदगी भी नर्क बना ली। सर कितनी बार समझाया, कितनी बार कहा कि जैसे जिंदगी शुरू की थी वैसे शुरू कर, पर वो सुनती ही नहीं थी। सुपारी किसे दी थी आपने? सर आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसे भिजवाया था अपनी बीवी को मार डालने के लिए? सर मैंने नहीं मारा रचना को, मैं उससे प्यार करता था, मेरी पत्नी थी वो। मैंने तो उस पर यह भी शक नहीं किया कि उसका किसी के साथ अफेयर है। उसका कोई अफेयर नहीं था प्रोफेसर साहब, उसने आपको कोई धोखा नहीं दिया, धोखा तो आपने दिया। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं मारा मेरी रचना को। जावेद सैयद को सुपारी दी थी। क्या? कौन जावेद सैयद? आपके पुराने कॉलेज का आपका स्टूडेंट। जावेद सैयद हमारे कॉलेज में ही है, आर्ट्स में है वो प्रोफेसर संजीव वर्मा के टच में रहता है? यस सर, एक्चुअली संजीव सर को सभी स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। ही इज लाइक अ फ्रेंड टू एवरीवन। हाँ, तो जावेद सैयद भी फ्रेंड ही होगा। हाँ, वो तो सर से बहुत ही क्लोज था। सर ये जावेद सैयद है तो स्टूडेंट, पर इसका उठना बैठना आड़े टेढ़े लोगों के साथ ज्यादा है। और प्रोफेसर साहब बराबर इसके टच में रहे हैं। 6 जून 2013 को जावेद सैयद प्रोफेसर साहब के घर के एरिया में था, और उसी दिन उसके फोन का लोकेशन महर्षि कर्वे चौक के पास मौजूद था, जहां रचना का मोबाइल भी स्विच ऑफ हुआ। गावड़े, ये प्रोफेसर साहब हमारी गलत क्लास ले रहे हैं। चलो अब उनकी क्लास लेने का टाइम हो गया। सर जावेद सैयद वही स्टूडेंट है जिसे आपने अपनी पत्नी को मारने के लिए भेजा था। आपकी पत्नी उसके साथ कैसे क्यों गई, ये आप बता दो या जावेद बता देगा? दोनों में से कौन सच बोलेगा, ये आप दोनों ही तय कर लो। सर आप हमारे टीचर हो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सर आप बताओ तो सही कि कौन आपको परेशान कर रहा है। जावेद अब कैसे बताऊं कि कौन मुझे रोज टॉर्चर करता है? अरे सर आप नाम तो लो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो आप सर। ओके जी। जावेद राजी हो गया, पर उसने मेरी पत्नी को नहीं देखा था। मैं रचना को संडे 2 जून को स्टेशन के पास वाले रेस्टोरेंट में लेकर आऊंगा। ठीक है सर। कितनी बार समझाया विशाल, फॉग के साथ नहीं खेलते ना बेटा। आपकी पत्नी जावेद के साथ बिना कोई सवाल किए जाने के लिए राजी कैसे हुई? हाँ जी। रचना, एक बड़ा घर है, बहुत अच्छा है। अभी आना पड़ेगा? हाँ हाँ, मैं वहीं पर हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है जावेद, वो तुम्हें लेने आएगा, तुम उसी के साथ चलिए आना। अच्छा ठीक है, मुझे 15 मिनट दीजिए। ओके, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके। घर कहाँ है? पास में ही मैडम। संजीव ने तो कहा था कि रेलवे स्टेशन के पास है, लेकिन हम तो हाईवे की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली मैडम वो हाईवे से नजदीक ही पड़ता है। अच्छा, ये कहाँ लेके आए हो मुझे?
और संजीव कहाँ है? हेलो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है? संजीव कहाँ है? और वो चिट्ठी वो कैसे लिखवाई आपने अपनी पत्नी से? संजीव, देखना ठीक तो है ना? ठीक है, पर थोड़ा प्यार से लिखो ना। ऐसा लगना चाहिए कि किसी ऐसी पत्नी ने लिखी है जो अब किसी और से प्यार करती है, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है और इसी वजह से अपने पति को छोड़कर जा रही है। चिट्ठी में वो बात एकदम सच नहीं लग रही। फिर से लिखो। ट्राई करते हैं। संजीव, अब देखना ठीक है? इन सारे लेटर्स को जोड़ तोड़ के कुछ ना कुछ अच्छा निकल ही आएगा। स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर मैं तुम्हारा नाम दूंगा, मिसेस रचना वर्मा। चलो इन सब पे नाम लिखो और साइन करो। कहा था कॉलेज के एक नाटक के सीन में वो लेटर चाहिए। खूब नाटक खेला प्रोफेसर साहब आपने। अपनी बीवी को जिंदगी से रफा दफा करने के लिए बड़ी चतुराई से खेल खेला। सर थक चुका था उसके रोज के टॉर्चर से, उसकी शक्की नजरों से पागल हो गया था। सर मेरी जिंदगी में कोई था ही नहीं, फिर भी उसका रोज का चीखना चिल्लाना, उसको पता ही नहीं था कितना दम घुटने लगा है उसके साथ मेरा। जावेद, तू बता क्या क्या अपने प्रोफेसर साहब के लिए? बड़ी इज्जत करता है ना तू इनके, या इस इज्जत करने के भी गिन गिन के पैसे लिए थे? सर मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो इस काम में मेरी मदद करेंगे, लेकिन 75,000 दूंगा इस काम के लिए। विश्वास नहीं होता। एक प्रोफेसर जिसका इतना नाम है, इज्जत है, वो जिंदगी का एक छोटा सा सबक नहीं सीखा। ए क्राइम नेवर पेज। हत्या का एक सह आरोपी गिरीश पकड़ा जा चुका है। संजीव वर्मा, जावेद सैयद और गिरीश फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन दूसरे दो आरोपी अब भी फरार हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक प्रोफेसर, एक जुर्म का सहारा लेता है अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि वो अपनी पत्नी के शक्की स्वभाव से, घर में बढ़ते तनाव से तंग आ चुका था। उसकी पत्नी की नजर रहती थी उसके हर स्टूडेंट के आए मैसेजेस पर और गर्ल स्टूडेंट्स के फोन कॉल्स पर। अनबन बढ़ी, पति और पत्नी के रिश्ते में दूरियां बढ़ी, लेकिन दोनों ने यह नहीं सोचा कि बातचीत करके इस फासले को कम किया जाए या फिर किसी काउंसलर से मिलकर इस समस्या का हल ढूंढा जाए। बल्कि पति ने एक और ही रास्ता चुना। अपने दो स्टूडेंट्स की मदद से हमेशा के लिए पत्नी को रास्ते से हटा दिया। पत्नी की शक की फितरत और पति का झूठा ईगो दोनों आड़े आए और उसकी कीमत चुकानी पड़ी एक मासूम छोटे से बच्चे को। उसके सर से मां का साया उठ गया और पिता अब पुलिस हिरासत में है। आपसी मतभेद, झगड़े सुलझाए जा सकते हैं। बातचीत से हर समस्या का हल निकलता है। अगर आपस में ना हो सके तो किसी की मदद लेकर गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन किसी को मिटा देना ये क्राइम है और गलती से प्रोफेसर साहब ने ये सबक नहीं सीखा था। राशि, राशि कुछ तो बोल। राशि,
देखिए आप घबराइए मत, बताइए क्या हुआ आपके साथ। जब तक आप बताएंगे नहीं हम आपकी मदद कैसे करेंगे। बताइए ये सब कैसे हुआ। लेडी कांस्टेबल अर्चना को बुलाओ, शायद उसे कुछ बता पाए। यस सर। बोलो राजश्री, क्या हुआ? किसने किया ये तुम्हारे साथ? मेरा नाम अजीत है सर, मैं राजश्री का भाई हूँ। क्या हुआ था? सर मालूम नहीं क्या हुआ था, मैं तो इसका लाडो सराय क्रॉसिंग बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा था सर। हम लोग लाडो सराय में रहते हैं सर। राजश्री निजामुद्दीन दरगाह गई हुई थी, उसे आने में लेट हो गया था तो मैं बस स्टॉप पर उसका इंतज़ार कर रहा था। मेरी और राजश्री की आखिरी बात तकरीबन 9:45 के आसपास हुई थी सर। उस वक्त ही निजामुद्दीन बस स्टॉप पर ही खड़ी थी। फिर सर जब 10:30 के आसपास इसने मेरे फ़ोन का जवाब देना बंद कर दिया तो मैं परेशान हो गया सर। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैं बस स्टॉप पर इसका इंतज़ार करता रहा। फिर काफ़ी देर बाद ही आई लेकिन बस में नहीं। राशि, 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 क्या हुआ राशि? क्या हुआ राशि? मैं समझ गया उसके साथ कुछ गलत हुआ है सर। मैंने तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन किया, फिर वो PCR वैन आई। मैडम क्या हुआ? बताइए क्या हुआ है? सर ये बहुत घबरा गई, कुछ बोल नहीं पा रही। लाडो सराय क्रॉसिंग बस स्टॉप, PCR 4, एक लड़की है, हालत ठीक नहीं है इसकी, शायद कुछ हुआ है इसके साथ। फिर वो लोग हमको यहाँ लेकर आए, तब से अब तक राजश्री ने एक शब्द भी नहीं बोला है सर। सर उसकी इंजरी देखकर लगता है उस पर किसी ने हमला किया है। कुछ पता है उसने? एक शब्द भी नहीं। कुछ तो हुआ उसके साथ निजामुद्दीन के रास्ते पर, कहीं बस में कुछ या कुछ और बात। जब तक कुछ बोलती नहीं कुछ भी पता कर पाना मुश्किल है। एनीवेज मामला बहुत सीरियस है। 19 साल की राजश्री जाहिर तौर पर एक दर्दनाक हादसे से गुजरी थी। उसके साथ क्या हुआ था वो अभी तक बता नहीं पाई थी। ये साफ था कि जुर्म हुआ है, लेकिन पुलिस अभी तक ये जानने में कामयाब नहीं हो पाई थी कि क्या जुर्म हुआ है। ये जुर्म अगली सुबह तक छुपा ही रहा, जब तक राजश्री चुप रही और फिर वो बोली। हाँ राजश्री बोलिए, क्या हुआ था आपके साथ? मैं निजामुद्दीन दरगाह गई थी, बहुत भीड़ थी वहां। इतनी ज्यादा भीड़, मुझे लगा कि मैं अंदर ही नहीं जा पाऊंगी, तो मैंने सोचा वापस घर चलना चाहिए। फिर मैं बस स्टॉप के लिए निकली। रास्ते में ATM में अपना बैलेंस चेक किया। हेलो, हाँ जी,
मैं निज़ामुद्दीन बस स्टॉप पर हूँ। हाँ, सीधे आ रही हूँ। ठीक है। लगता है लास्ट बस चली गई। आपको कहाँ जाना है? लाड़ू सराय। हमने कोई 15 मिनट और वेट किया, फिर भी कोई बस नहीं आई। फिर उन दोनों ने एक गाड़ी को रोका। वो जाइलो थी, बस स्टॉप पर आके रुकी। बोल रहे हमें ग्रीन पार्क तक छोड़ेंगे और आगे लाडू सराय तक जाएगी गाड़ी। तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। चलो। मुझे लगा वो लोग लिफ्ट ले रहे हैं तो बैठना सही होगा। जब तक वो दोनों गाड़ी में साथ थे, सब कुछ ठीक ठाक था। ऐसा कुछ नहीं लगा जिस पर शक हो। सब कुछ ठीक ही लग रहा था। थैंक यू भाई साहब। अब उस आदमी के साथ अकेले गाड़ी में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सारी सड़कें भी खाली सी थी। फिर उसने अचानक एक सुनसान इलाके की तरफ गाड़ी मोड़ दी। अरे अंकल जी, ये गलत रास्ता है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, उसने गाड़ी रोक दी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उससे लड़ने के लिए। फिर अचानक एक टेम्पो के पास आने की आवाज आई। एफआईआर रजिस्टर करो। असॉल्ट और अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगाओ। अनआइडेंटिफाइड पर्सन। यस सर। केस रजिस्टर हो गया। हालांकि पुलिस को उस आदमी की पहचान का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जिसने राजश्री पर हमला किया था। उस आदमी, उस गाड़ी को खोजकर दोषी को सलाखों के पीछे लाना कोई आसान काम नहीं था। क्या वो आरोपी आसानी से पुलिस के चंगुल में आने वाला था? वो जाइलो गाड़ी थी। गाड़ी का नंबर याद है आपको? इतनी घबराई हुई थी कि मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। बस आखिरी के 2 नंबर ही देख सकी। बताइए। 4-3। आपने उस आदमी की शक्ल ठीक से देखी? उसका हुलिया बयान कर सकती हैं ताकि हम स्केच बना सकें? कोशिश करती हूँ। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। जी सर।
गाड़ी ज़ैलो थी और लास्ट के 2 नंबर 43 थे। इतना क्लू काफ़ी नहीं है। सर राशि का कहना है कि उसका बैग और मोबाइल दोनों गाड़ी में ही छूट गए थे। सर राशि का फोन अभी भी ऑन है। मतलब फ़ोन अभी भी गाड़ी के अंदर ही है? सर वैसे ऐसा होना बहुत मुश्किल है। फ़ोन को ट्रैक करो, हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी होगी। सर राजश्री, क्या वो आदमी ऐसे दिखता था? हाँ, लगभग ऐसे ही था। सर राजश्री का फोन अभी भी चालू है और लोकेशन गुड़गांव आ रही है। बहुत तगड़ा सुराग है। मुझे इस फोन की पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए। सर मैंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को मोबाइल नंबर रियल टाइम ट्रैकिंग पर डालने को कह दिया है। कितना वक्त लगेगा? सर मुश्किल से 10 मिनट। हाँ ठीक है, ओके। सर न्यू गुड़गांव, बंगला नंबर 9/6151। यही गाड़ी है। जी ये सफ़ेद ज़ैलो आपकी है? जी हाँ, हमारी है। मेरा मतलब मेरे हस्बैंड के नाम पे है। मनोज लालवानी। हाँ जी। आपके हस्बैंड कुछ ऐसे दिखते हैं? हाँ हाँ, लेकिन बात क्या है? कहाँ आपके हस्बैंड? अंदर सो रहे हैं। आइए उन्हें। लेकिन मेरी गाड़ी की चाबी आपको क्यों चाहिए? चाबी दे रहे हो या घसीट कर थाने लेकर चलो पहले? लड़के की चेन कहाँ है? कौन सी लड़की, कौन सी चेन? क्या क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मिल गई सर। ये रही सर। ये क्या है? क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग मेरी गाड़ी में? क्यों फंसा रहे हैं आप लोग मुझे? अभी उल्टा लटकाऊंगा ना, सब सच बोल देगा। आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोई फंसा रहा है मुझे। देखिए, अब बोलो, कौन फंसा रहा है तुम्हें? कौन तुम्हारी गाड़ी में चीजें प्लांट कर रहा है? आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। देखिए, मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूं और सच में मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस लड़की, किस रेप अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। और रही बात निजामुद्दीन की, कल रात मैं निजामुद्दीन की तरफ गया ही नहीं, बल्कि मैं पूरी रात गुड़गांव में अपनी फैक्ट्री में था। गुड़गांव में कहाँ है तुम्हारी फैक्ट्री? जी हाँ, मनोज सर आज सुबह तक यहाँ फैक्ट्री में ही थे।
ऐसी क्या खास बात थी कि रात भर रुकना पड़ा? एक्चुअली सर एक अर्जेंट ऑर्डर की डिलीवरी होनी थी जिसका काम उनकी देखरेख में ही हो सकता था। रात बहुत हो गई थी इसलिए यहीं पर रुक गए और उनका बेटा अजय भी उनके साथ ही था। सर मेरे हस्बैंड बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी है और वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। कल रात को तुम भी अपने फादर के साथ फैक्ट्री में थे? हाँ जी सर। सर हम लोग तो अभी सुबह सुबह ही घर लौटे। सर आप ऐसा कर ही नहीं सकते, जरूर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। आई डोंट नो, मेरी गाड़ी में ये पर्स, मोबाइल, चेन कहाँ से आ गई? मैं तो आज ही सुबह 6 बजे घर लौटा था और गाड़ी पूरी रात मेरी फैक्ट्री के सामने पार्क थी। कोई और भी यूज करता है तुम्हारी गाड़ी? नहीं, ये गाड़ी से मैं ही चलाता हूँ। सर सर, इस आदमी को जानने वाला हर कोई इस बात की गारंटी दे रहा है कि एक इज्जतदार आदमी है। सब बोल रहे हैं कि वो उस रात फैक्ट्री में ही था और उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स में भी उस रात इसकी लोकेशन इसकी फैक्ट्री के एरिया गुड़गांव में ही आ रही है। लेकिन वो लड़की जो बोल रही है उसका क्या? सर वो पल्ले नहीं पड़ रहा है, उसका मोबाइल, पर्स, चेन सब गाड़ी में ही मिले। वो इसके नतीजे जानता था, इसलिए तगड़ा बहाना तैयार किया। लुक एट दिस, इतना परफेक्ट स्केच, ऐसा लगता है जैसे ये उसके सामने बैठाकर बनाया गया हो। डोंट वरी मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। पापा जल्दी निकल आएंगे इस प्रॉब्लम से। जी जी, पुलिस कोई 2 घंटे पहले आई और उन्हें लेकर गई है। उन्हें कुछ मिला है साइलो में, गाड़ी भी साथ लेकर गई है। राजश्री के साथ जुर्म हुआ था, वो दहशत में थी, सदमे में थी। उसने पुलिस को जो भी जानकारी दी, वो जानकारी पुलिस को एक ही आदमी की ओर ले जाती थी और वो था मनोज लालवानी। लेकिन मनोज लालवानी का दावा था कि उस रात वो अपनी फैक्ट्री में ही था और उसके फोन रिकॉर्ड्स भी यही साबित कर रहे थे कि वो फैक्ट्री में ही था। यही आदमी है? जी सर, यही आदमी था। आपको पूरा यकीन है ये वही आदमी है? I mean, आपको पहचानने में कोई भूल तो नहीं हो रही? मुझसे भूल कैसे हो सकती है सर? हम करीब 30 मिनट तक एक ही कार में सफर कर रहे थे। मुझे उसकी नजरें अच्छे से याद है। वो जिस तरह घूर घूर कर देख रहा था मुझे, मैं कभी नहीं भूल सकती। सर ये पक्का वही आदमी है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। यस सर, मिस राजश्री ने हमारे निजामुद्दीन एटीएम से बैलेंस चेक किया था। सर राजश्री ने एटीएम में बैलेंस चेक किया था। उसकी फोन की लोकेशन निजामुद्दीन की है और रिकॉर्ड्स में उसका अजीत से बात करना भी आ रहा है। मैंने कहा ना, मैं कल पूरी रात फैक्ट्री में ही था। मिस्टर लालवानी, झूठ बोल रहे हैं आप। आपको क्या लगता है आप बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपके झूठ को हम सच मान लेंगे या आपकी मनगढ़ंत कहानी को हम मान लेंगे? ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। राजश्री नाम है उस लड़की का, जानते हो? मैं किसी राजश्री नाम की लड़की को नहीं जानता। वो लड़की भी तुम्हें नहीं जानती। अब तुम बताओ, जो तुम्हें जानती तक नहीं वो तुम्हारे खिलाफ शिकायत क्यों दर्ज करवाएगी? कल रात निजामुद्दीन से तुमने कपल और राजश्री को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। कपल उतर गया ग्रीन पार्क और राजश्री को तुम्हें लाडोसराय क्रॉसिंग पे ड्रॉप करना था, लेकिन एक अकेली लड़की को गाड़ी में देखकर तुम्हारे इरादे फिसल गए। तुमने लड़की के साथ फिजिकल होने की कोशिश की, लेकिन जब लड़की ने तुम्हारी एक नहीं चलने दी तो तुम डर गए। जब पास से टेंपो गुजरा तुमने उसे धक्का दे दिया और उसकी सोने की चेन खींच ली। लेकिन तुम ये भूल गए कि उसका पर्स और मोबाइल तुम्हारी गाड़ी में छूट गए। बहुत मुमकिन है कि कल रात
सफर करते वक्त तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल नहीं था। मैंने कहा ना कि मैं निजामुद्दीन की तरफ गया ही नहीं हूं। ये जरूर कोई कहानी बना रहा है, फंसा रहा है मुझे। ये जरूर कोई साजिश है। कोई तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी साजिश जरूर है। अपने मैनेजर को समझाने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त था। अपने बेटों से भी कुछ भी कहलवाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था। प्लान तो बहुत परफेक्ट बनाया था तुमने, एकदम परफेक्ट। इसलिए रिलैक्स हो गए और गाड़ी से सामान उठाने की जहमत नहीं उठाई। या फिर हम तुमसे बहुत चालाक और तेज निकले, तुम्हारे सामान उठाने से पहले हम वहां पहुंच गए। राइट? क्या कहा आपने? मुझे ये लड़की को कहां ड्रॉप करना था? लगता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है। लाडोसराय क्रॉसिंग। मुझे लगता है ये अजीत नाम के लड़के की साजिश है। मेरा नाम अजीत है सर, मैं राजश्री का भाई हूं। अजीत? तुम अजीत को कैसे जानते हो? अजीत राजश्री का भाई है, तुम उसे कैसे जानते हो? मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो किसका भाई, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। उसे मुझसे पुरानी खुंदक है और वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मनोज लालवानी ने अजीत की तरफ इशारा किया और कहा कि इस आदमी ने षड्यंत्र रचा हो सकता है। पुलिस चक्कर खा गई। अजीत राजश्री का भाई था और मनोज उसी की तरफ इशारा कर रहा था, जबकि पुलिस ने मनोज के सामने अजीत का जिक्र तक नहीं किया था। क्या ये इसी अजीत की रची हुई साजिश थी? और अगर थी तो कैसे और क्यों? क्या वो साहब मुझे पकड़ में आया क्या? हाँ, पकड़ में आया और तुम्हें अच्छे से जानता भी है। मुझे यहाँ बार बार क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि हमें मामले की तह तक पहुंचना है। तुम्हारे बदन पे लगी खरोंचें, तुम्हारी बदहाल हालत, सदमे की वजह से तुम्हारा कुछ ना बोल पाना, सब कुछ परफेक्ट था। इतना परफेक्ट कि शक पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैडम, चीजें कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो गई थी। जिस चलती गाड़ी से आपको धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था, आपको गाड़ी याद थी? साइलो। आप इतनी सदमे में थी कि कुछ भी कह पाने की सूरत में नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी के आखिरी 2 नंबर याद थे, 4, 3। और वो स्केच, आपने इतना परफेक्ट हुलिया बयान किया उसका जैसे वो आपके सामने बैठा हो। थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या चक्कर है? बोलो। सर आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? अजीत, तुम मनोज लालवानी को अच्छी तरह से जानते थे। जी जानता हूँ, लेकिन ये तो नहीं जानता था कि वो मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा। सर मुझे तो लगता है कि वो कोई पुराना गुस्सा निकाल रहा है मेरे ऊपर। क्यों गुस्सा निकाल रहा था? हाँ, क्योंकि तुमने उसके घर में चोरी की थी, चोरी करते हुए पकड़े गए थे और उसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस बात का गुस्सा? हाँ शायद हो सकता है सर। अजीत, तुम अजीत को कैसे जानते हो? अजीत राजश्री का भाई है, तुम उसे कैसे जानते हो? मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो किसका भाई, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। उसे मुझसे पुरानी खुंदक है और वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अजीत का तुमसे क्या लेना देना? ये अजीत जो है, ये मेरे छोटे बेटे राजीव का जानने वाला है। इसने चोरी की थी मेरे घर में, जिसकी एफआईआर इसी साल जनवरी में गुड़गांव थाने में दर्ज की गई है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यस सर, मनोज लालवानी ने अपने घर में चोरी के सिलसिले में एक एफआईआर अजीत के खिलाफ दर्ज कराई हुई है। एफआईआर के फॉलोअप का आगे क्या हुआ? सर चोरी का सारा सामान बरामद हो गया था, कैश और ज्वेलरी थी। अजीत को गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया। अजीत के साथ साथ मनोज लालवानी का बेटा राजीव लालवानी भी इसमें शामिल था। उसे अपने बाप से किसी बात की नाराजगी थी, तो उसी ने अपने दोस्त के साथ इस चोरी की पूरी प्लानिंग की थी। क्यों? अब आगे का सच सीधे सीधे बताओगे या तुम लोगों की थोड़ी खातिरदारी करें? सर अब राजश्री दरअसल मेरी बीवी है।
सर हमारी अभी नई नई शादी हुई है, हमारे पास कोई खास काम नहीं है। अजीत तो दिहाड़ी पे काम करते हैं और मैं भी काम ढूंढ रही हूँ। हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। सर वो राजीव लालवानी अपने बाप से बदला लेना चाहता था, उसको सबक सिखाना चाहता था। सर ये क्या लफड़ा है सर? सर पहले पापा पर इल्जाम लगाया जा रहा था और अब भाई पर इल्जाम लगाया जा रहा है। सारी की सारी साजिश आपके भाई राजीव की ही है। इसी ने सबको गुमराह किया और झूठी कंप्लेंट दर्ज कराई। बोलो क्या साजिश है? ये झूठ का ताना बाना क्या है? बोलो, शुरू हो जाओ। मेरा बाप बहुत बड़ा कंजूस है सर। इतना बड़ा रिच बिजनेसमैन होने के बाद भी अपने बेटे को देने के लिए एक फुटी कौड़ी नहीं है उसके पास। जब भी पैसा मांगो तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, ये सब फिजूल खर्ची है, और खुद जितना चाहे उतना चाहे खर्च कर देता है और मैं संभल के खर्च करूं, और उसका गुस्सा तो जरा भी काबू में नहीं रहता। बस तुम्हारे इसी लाड प्यार ने बिगाड़ कर धूल बना दिया इसे। अपने घर में चोरी करने लगा, और संगत देखिए इसकी, कैसे नकारा आवारा के साथ मिलकर अपने घर में डाका डालने का प्लान बनाता है। तो फिर मैं क्या करूं डैड? जब भी आपसे पैसे मांगता हूं तो एक ही चीज सुनने मिलती है, पैसे फिजूल खर्ची के लिए नहीं है। बहुत मेहनत से कमाया है ये सब मैंने, तुम्हें मुफ्त में मिला है ना, इसलिए जिंदगी बहुत आसान लगती है तुम्हें। जो भी हो डैड, जिंदगी को ना कॉम्प्लिकेट कैसे करना है ये आपको बड़े अच्छे से आता है। राजीव तूने जो किया वो गलत है, समझा? और तूने कैसे अजीत टाइप के आदमी के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी कर ली? हद है भैया, अगर जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो भी डिमांड करते हो सब मिलता है ना तुम्हें, फिर इतने रुपयों की क्या जरूरत है? यही तो प्रॉब्लम है आपके डैड को, हर चीज का हिसाब चाहिए। ना 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 सुन के थक गया था मैं सर। दिन भर एक ही प्रवचन सुनते रहो, ऐसा करो ऐसा ना करो, जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए, पैसे ऐसे खर्च करने चाहिए, बस पानी सर के ऊपर चला गया था सर। अरे अगर 2-4 लाख तेरा हाथ लग गए तो तेरी लाइफ सेट नहीं हो जाएगी? राजा लाइफ तो सेट हो जाएगी, लेकिन पकड़े गए तो क्या हुआ? सोचा है कभी? तेरा तो बाप है वो, तुझे माफ भी कर देगा और घर में भी ले लेगा वापस। मेरा क्या होगा? इस बार पकड़ा गया ना, लंबा अंदर जाऊंगा मैं। देख, इस बार मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है, कुछ नहीं होगा। राजश्री निजामुद्दीन दरगाह जाएगी, एटीएम में अपना बैलेंस चेक करेगी और फिर बस स्टॉप पे वेट करेगी। सुन, 9:45 पे तुम राजश्री को कॉल करोगे और वो तुमसे बात करेगी। हेलो, हाँ जी। उसके बाद तुम 10:15 पे वापस कॉल करोगे, उसके सेल पे तुम्हारे 3 मिस कॉल्स होंगे, ठीक है? राशि का पर्स, सेल और चेन मैं कलेक्ट करूँगा। राशि के कपड़े फटे होंगे और इसकी बॉडी पे भी चोट खरोच के निशान होंगे। अजीत, अब तुम लाडोसरा क्रॉसिंग बस स्टॉप पहुँचोगे, वहाँ तुम्हें अपने बहन के इंतज़ार में परेशान दिखना होगा। फिर राशि वहाँ फटे हालत में पहुँचेगी और फिर तुम पुलिस को कॉल करोगे। उसके आगे क्या करना है वो तो तुम अच्छे से जानते हो। अजीत, एक सेकेंड। राशि, ये मेरा बाप है, ये फ़ोटो को ध्यान से देखो। जब पुलिस हुलिया पूछेगी तो इसका चेहरा बता देना, अच्छे से याद कर लेना है फ़ोटो। और हाँ, याद से रास्ते में फ़ोटो फाड़ के फेंक देना। ठीक है। चल। हाँ राजीव बोल। अजीत, राजश्री लेट सुबह तक पुलिस को कुछ नहीं बताएगी। उसे ऐसे एक्टिंग करनी है जैसे सदमे में चली गई हो। क्यों? मेरा बाप आज रात घर नहीं लौटेगा, पूरी रात फैक्ट्री में रहेगा, सुबह आएगा।
तो मुझे गाड़ी में सामान रखने के लिए टाइम चाहिए। अच्छा ठीक है। और हाँ, याद रखना राक्षी तेरी बहन है। हाँ मालूम है, शादी किए हुए 4 दिन हुआ नहीं और तूने इसको मेरी बहन बना दिया। चल चल ठीक है, तू निकल अब। अपने पिता को ऐसे कच्चे तरीके से फंसा कर बदनाम करके क्या हासिल होने वाला था तुम्हें? अगर मेरा बाप अंदर गया तो बिजनेस मेरे और मेरे भाई के हवाले, फिर मैं तुझे वही काम पे लगा दूंगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म। मेरा भाई मुझे अच्छे से जानता है, कभी काम पे नहीं रखेगा मुझे वो। एक दूसरा प्लान भी है मेरे पास। एक बार मेरा बाप फंसा तो हम उसे एक डील करेंगे, केस वापस लेने के बदले लाखों मांगेंगे। तुम तीनों को सच में लगा था कि तुम्हारा ये शैतानी षड्यंत्र कामयाब हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? और तुम राजीव लालवानी, लानत है तुम जैसे बेटे पर जो अपने बाप के बारे में ऐसा प्लान बनाता है। मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा ऐसी घटिया हरकत कर सकता है मेरे खिलाफ? पुरानी एफआईआर रद्द कर दी गई और राजश्री के दोबारा लिए गए बयान के आधार पर एक नई चार्जशीट तैयार की गई। मनोज लालवानी का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। फिलहाल राजीव, अजीत और राजश्री तीनों ही पुलिस हिरासत में नहीं है और पुलिस अदालत में चार्जशीट दायर करने की प्रक्रिया में है। एक 19 साल का बेटा अपने पिता के खिलाफ अपना गुबार निकालने के लिए उन्हें एक वाहियात जुर्म में फंसाने की कोशिश करता है। एक नया शादीशुदा जोड़ा जो 20 की उम्र से कुछ ही ऊपर का था, उसके जुर्म का भागीदार बनता है। एक शैतानी षड्यंत्र रचा जाता है पिता से पैसे निकलवाने के लिए। जागरूक पुलिस विभाग ने केस के आते ही मुस्तैदी से काम किया। अगर जरा भी ढील बरती जाती तो उन्हें बहुत आक्रोश और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता। औरतों के खिलाफ बहुत संगीन जुर्म हो रहे थे और इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने इस जुर्म की कहानी गढ़ी थी। आज के युवाओं में पनप रही इन शैतानी हरकतों का जिम्मा क्या गिरते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के मत्थे मढ़ देने से हल निकल जाएगा? क्या वैल्यूज और समझदार समाज की बात का राग अलापते रहना सब कुछ ठीक कर देगा? बच्चों की तो छोड़िए, बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार लोग भी जब किसी मॉल में डिस्काउंट सेल लगती है तो लाइन लगाने पहुंच जाते हैं। इन बेचने वाले बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस की मानसिकता को तो हम नहीं बदल सकते हैं, जो चाहते हैं कि हम ज्यादा और ज्यादा खर्च करें, जो हमारे अंदर हर चीज को पाने की चाह पैदा करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं, जो हमें ज्यादा कमाने और उससे भी ज्यादा उड़ाने का हौसला देते हैं, जो हमारे सपने बदल देना चाहते हैं। वो जो बेचते हैं उसे हमारे सपनों की लिस्ट में डाल देना चाहते हैं। चाहना और चाहना, सब कुछ चाहना, हर वक्त हमेशा चाहना, पैसे कमाने और खर्च करने की भूख जगाए रखना। हर कदम पर इन सब बातों पर अंकुश रखना शायद बहुत जरूरी होता है। क्या मैं इस चीज को सच में चाहता हूं? ये सवाल करना बहुत जरूरी होता है। चाहे ये बातें कितनी ही संत महात्माओं जैसी क्यों ना लगे, लेकिन खुद से कुछ सवाल जरूरी होते ही हैं, हमेशा। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।